मतदान करें और लोगों को घर से प्रोत्साहित करें कि वोट डालने के लिए निकालें। तो हमारे बीच में वरिष्ठतम में हम मान के चलें तो विकास चंद अग्रवाल जी हैं। उसके बाद उम्र के लिहाज से इस समय जो 4 लोग मौजूद हैं, राजेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, और फिर उसके बाद अभिषेक मिश्रा जी हैं, और चौथे नंबर पे रेहान अहमद। तो हम इन 4 लोगों में सबसे ज्यादा वोट डाला है तो विकास अग्रवाल जी ने डाला है, उसके बाद डाला है तो राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने डाला है। तो मैं चाहता हूं कि आज के संवाद पर क्या आदमी मतदाता के पीछे दिमाग में क्या बातें घूमती हैं, किस तरीके से एक मजबूत सरकार चलने के लिए क्या चीज सोच के वोट डालता है, आज की वार्ता की शुरुआत हम राजेंद्र जी से करते हैं। अपनी वार्ता ये 45 मिनट की है और लगभग 2 बार तो सबको मौका मिलेगा बोलने का। तो राजेंद्र जी आपसे अपनी शुरुआत करिए, ताकि आपसे वरिष्ठ विकास जी हैं, आपसे छोटे 2 लोग हैं, तो आप थोड़ा सा राय दीजिए। आदरणीय राजीव जी नमस्कार। ग्रुप में सभी जो सम्मिलित हैं सभी को सादर नमस्कार, सबका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सभी लोग जो एक उसको लेके लक्ष्य लेके चले हैं, इस पे मेरा अनुभव है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनावी प्रलोभन को बहुत अधिक प्रभाव नहीं रखता है। वो जो भी प्रभावी रखता है, वैसे चुनावी प्रलोभन में होता क्या है भाई, उसमें एक तबके को खुश किया जा सकता है, सभी को नहीं किया जा सकता है। कभी किसान को किया जा सकता है, या कर्मचारी को किया जा सकता है, या किसी और व्यापारी को, या गरीब को, सभी को तो नहीं खुश किया जा सकता। तो वो चुनाव पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है। आजकल का मतदाता भी बहुत जागरूक हो गया है, उसकी पसंद किसी पार्टी किसी विचारधारा से। 90 के दशक से जितने भी चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें पार्टियों द्वारा जो टिकट बांटा जा रहा है वह क्षेत्र की जातीय समीकरण को देख के बांटा जा रहा है। प्रदेश में 90 के दशक से देखा जा रहा है, हम लोग देखते ही हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मुस्लिम यादव, कभी जाट, कभी राजभर, कभी निषाद, कभी पटेल, इन सब पर समीकरण बनाए हैं और इन्हीं पे पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। तो मेरी नजर से यह चुनाव अलग है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है उसने सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही है। शौचालय दिया है तो कोई विभेद नहीं किया, सभी को दिया है। प्रधानमंत्री आवास दिया है, पात्र लोगों को दिया है। किसान सम्मान निधि दिया है तो पात्र लोगों को दिया है। सुकन्या योजना दिया है सभी के लिए। ऐसे तमाम सभी पात्र मतदाताओं को मिला है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। और तो प्रदेश को दंगा मुक्त भी बनाया, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए इस चुनाव में सभी मतदाता जिन्होंने 2017 में मतदान किया होगा, जिन जिन पार्टियों के लगभग अधिक ही होंगे वो अपने उसमें, लेकिन 2022 पे चुनाव में किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, तमाम चीजें मतलब सरकार ने उपलब्ध कराएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ही आदमी। तो मेरा मानना है कि एक बार जो है सरकार फिर भाजपा की ही बनेगी, लेकिन मतदान सभी को करना चाहिए। हम तो 100% मतदान करते हैं, पहले मतदान फिर जलपान। ये मेरा जो है अनुभव है इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरी तरह से सबके सामने रखा। मेरी पहली स्पीच रही है, हो सकता है कहीं कुछ गलतियां हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। भी दोबारा मौका मिलेगा आपको। और अपनी ये चीज की जाति समीकरण के आधार पर पहले हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है। इस समय जागरूकता लोगों में आ गई है, वोट देने वाले लोगों में जागरूकता, और मतलब वोट देने वाला जागरूक है, और जो कार्य करता है, जो भी सरकार करती है वो सबको सामने दिखती है, हर एक को दिखती है। और बार के चुनाव में हर चुनाव में कभी नई एज के लोग भी जुड़ते हैं। इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर इतने प्रतिशत से चुनाव में वोट पड़ेंगे तो ये पार्टी का आना निश्चित है, कम पड़ेंगे तो इसका डामाडोल होगा। तो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। लेकिन हमारे जो वरिष्ठतम सदस्य हैं आज के संवाद में इस समय, मैं उनकी राय चाहूंगा, ताकि फिर जो हमारे लोग हैं उनको भी इस चीज से उम्मीद लगे। विकास जी, एक चीज आजकल काफी सुनने में आती है कि फलाने नेता ने पार्टी छोड़ी क्योंकि उसके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, या उसकी बेटी को टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसी चीजें भी सामने आती हैं। अब थोड़ा सा वृहद रूप सभी चीजों को जोड़ते हुए सबों के सामने देंगे। इलेक्शन में वोट भी हमसे लगभग हमारे जितनी बार ही डाला है, तो आपका अनुभव आपका संवाद हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा के रूप में रहेगा।
विकास चंद्र। नमस्कार। नमस्कार। आज के जो सूत्रधार हैं इस प्रोग्राम के, वो मेरे बड़े भाई हैं। और मेरा जो अनुभव है वो कई तरह से है। मैंने सरकार की बहुत सी योजनाओं में पीठासीन अधिकारी भी रह चुका हूँ, क्योंकि बैंक में था तो ड्यूटी लगी थी। मतदाता भी रहा हूँ। और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो नोटबंदी में मैं रीजनल मैनेजर था, 81 ब्रांचेस मेरे अंडर में थी, मैंने उस तकलीफ को पब्लिक के, बैंकर के, उसको महसूस किया है, उसकी अच्छाइयों को महसूस किया है। इसी तरह जो ऋण माफी योजना किसान की आई थी, उसमें जो था, क्या तकलीफ हुई, किसको फायदा हुआ, वो सब भी मैंने महसूस किया है। एक छोटा सा अंतर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जो आज का प्लेटफॉर्म है वो किसी पार्टी विशेष को हाईलाइट करने के लिए नहीं है, बल्कि मतदाता को जागरूक करके उसको अधिक मतदान करने के लिए है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो आया राम गया राम की राजनीति है, ये कोई नई नहीं है, सालों पुरानी चली आ रही है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि बात वही है कि आदमी अपने परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो वो भी एक ठीक बात नहीं है। इसी तरह जो है, आपको जो भी पार्टी पसंद है उसको वोट दीजिए, और प्रलोभन के चक्कर में तो एकदम पड़ने वाला नहीं है। प्रलोभन की क्या, और दूसरी चीज, सरकार जो अपने अपने घोषणा पत्र में कहती है तो उसकी समीक्षा कीजिए कि क्या कह रही है, कि तो इससे हमें क्या फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या करना चाहती है, या किसी कोई मतलब इस तरह की चीजों में ना फंसिए कि धर्म, जाति और अलग अलग चीजों के चक्कर में। तो आजकल तो आप देख लीजिए, पिछले कुछ सालों से तो बस यही चल रहा है कि अपना ना देखते हुए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये न देखते हुए बस सबको फिक्र तो ये है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, इमरान खान की बीवियों ने क्या खाया, और जो है पड़ोसी मुल्क परेशान है कि नहीं परेशान है। बजट से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा, इसका हमें चिंता नहीं है, इसकी हमें दिक्कत नहीं है। बजट से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है साहब। हम तो परेशान ये है कि पाकिस्तान कितना परेशान है बजट से। तो इन चीजों को ना देखते हुए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी अच्छे प्रत्याशी को वोट दें इसी तरह से। और अपने अच्छे प्रत्याशी को जिताने के लिए कुछ आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, लोगों से कहें, और इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपके आस पड़ोस में रिलेटिव जितने भी हैं, कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए छूट ना पाए। व्यक्ति कोई सबको प्रेरित करें, जितने भी दोस्त यार हैं सब जानने वाले हैं। तो और राजीव जी का भी मैं काफी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। काफी समय से मैं उनको जानता हूँ और बहुत ही उच्च विचार वाले हैं राजीव जी भी हमारे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग वोट करें, और जो है बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। रेहान जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि हमको देश की मजबूरी के लिए वोट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक प्रत्याशी को हम चुनकर देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्याशी सरकार जो एक पार्टी होती है उसके अंतर्गत ही आता है। आपने ये भी बोला कि जो पार्टी अच्छी लगे उसको वोट दें। तो पार्टी का अच्छा होना सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी का नाम अच्छा है। पार्टी किसी के लिए समाजवादी भी अच्छी हो सकती है, किसी के लिए भाजपा भी अच्छी हो सकती है, किसी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भी अच्छी हो सकती है। तो हम लोग को मेन, आपने ये बात अच्छी कही कि हम लोग को मेन जागरूकता करनी चाहिए, लोगों के अंदर वोट डालने के लिए बढ़ाना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए वोट डालें। तो मेन अल्टीमेट एम ये है कि हमें वो मजबूत सरकार देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बने। एक अकेला प्रत्याशी किसी भी पार्टी का नहीं बना सकता सरकार। हमें ऐसी पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करनी चाहिए जो पार्टी अच्छी है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मान लीजिए आपकी पार्टी तो पसंदीदा है, लेकिन आपके उस पार्टी ने आपके एरिया के किसी ऐसे इंसान को टिकट दे दिया है जो कि आपको पता ही है कि ये आदमी नहीं सही है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर पार्टी अच्छी है लेकिन प्रत्याशी उसका आपके एरिया में अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करें? मतलब अगर आपके हिसाब से उस पार्टी का वो प्रत्याशी अच्छा नहीं है, आप मतलब, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, या किसी और पार्टी को डाल देंगे क्योंकि आपके हिसाब से पार्टी अच्छी है लेकिन उसका प्रत्याशी अच्छा नहीं है? जस्ट एक सुझाव।
कोई ये नहीं कि किसी तरीके से कोई है, मतलब एक वोटर के नाते आपका क्या रहेगा ऐसे कि भाई? मेरा वोटर के नाते तो सजेशन ये रहेगा कि जब स्टेट में सरकार बनेगी तो पार्टी अगर, तो उसको वोट दे देना चाहिए सर, पार्टी को क्योंकि गवर्नमेंट, जी जी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कब जो स्कीमें लाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि ये क्षेत्र छूट जाएगा, वो बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल, छूट जाएगा, ये लोग छूट जाएंगे। क्योंकि भाई अगर कोई पार्टी अच्छी है, मजबूत है, पता है कि वही सरकार बनाएगी और उसने जी जी एक गलत प्रत्याशी को आपके एरिया से चुन लिया मान लीजिए, जी तो हो जी सकता है जी और लोग तो उसको वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि जी वो जी सरकार तो बनी जाएगी। लेकिन ऐसे में कई जगह पे पार्टी कैंडिडेट को नजरअंदाज करा जा सकता है, भाई जी हमें जी उस जी पार्टी जी, को वोट बिल्कुल देना है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वैसे ठीक है। जो स्कीम आएंगी, जो गवर्नमेंट की जो भी चीजें होंगी, तो वो एक पूरे आम जनता के के लिए लिए होगी, होंगी, आम जनता के लिए होगी। तो बस जी। ये है कि उससे जो है उस पे थोड़ा सा उससे पूछताछ करते रहना पड़ेगा आपको। सरकार की जो चीजें आती हैं, जो स्कीम्स, उनके बारे में जान के जागरूक भी रहना पड़ेगा फिर बाद में। बस ये है कि एज एज मतदाता हमें वोट डालना है, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है उसने क्या क्या चीजें दी हैं मानस के लिए, जनता के लिए, जी उसके जी लिए हमको जी जागरूक होकर थोड़ा अपने उस प्रत्याशी जो जीत कर आएगा उससे मेहनत करके उस काम को जी 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 करवाना है। जी। और प्रत्याशी अच्छा धन्यवाद रेहान होगा जी। तो उसके लिए आपको फिर ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, तब तो आपको पता चलेगा ही, वो आपको फायदा अगर मिलेगा ही। अगर प्रत्याशी भी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेहनत जी कम जी हो जी जाती जी, है। बिल्कुल। धन्यवाद रेहान जी। मैं आमंत्रित, अभी हम लोग दोबारा दूसरे राउंड में फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी को, जो कि बेसिकली रहने वाले हरदोई के हैं, गांव से आते हैं। गांव में मैं उनके घर गया हुआ हूँ पहले, छोटे से गांव में। उसके बाद इस समय रामनगर काशीपुर में एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ये टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर हैं ये। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिषेक को, कृपया अपने विचार रखिए इस बारे में। अभिषेक। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। स्पेशली राजीव अंकल जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और जिसके कारण मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैं मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप अपना मतदान अवश्य करें। जैसा कि हम लोगों का आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, या हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात के लिए बोलते हैं, पहले मतदान फिर जलपान। तो इस चीज को फॉलो करते हुए हम लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। लेकिन मतदान करने से पहले हमें इस प्रकार की समीक्षा अवश्य करना चाहिए कि हम मत किस पार्टी को दें, किस कैंडिडेट को दें, क्योंकि हमारा सिलेक्शन, हमारा चुनाव ही हमारे देश के लिए मजबूती का कारण बनेगा। जैसे कि हम पिछले अपने अनुभवों के बारे में शेयर करेंगे, या पिछली सरकारों के बारे में जानकारी जो हमने जुटाई है उसके बारे में बताएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव की अगर बात करें तो पहले क्या समीकरण हुआ करते थे, अधिकतर जो चुनाव हमारा होता था वो जातीय समीकरण में बंटकर ही रह जाया करता था। क्या होता था कि हमारा ये चुनाव हुआ, यहाँ पर इस जाति का है, ये परसेंटेज निकल के आ रही है, कैंडिडेट अपना सिलेक्शन भी हिसाब से किया करते थे। विकास मुद्दा बहुत कम हुआ करता था। कम से कम इस बार के चुनाव में ये देख करके तो खुशी हो रही है कि ये चुनाव इस बार का अलग होने वाला है। कम से कम लोग विकास की बात तो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जातीय समीकरण बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जातीय समीकरण की बात अभी भी हो रही है, जातीयता के आधार पर बातें भी हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा जानकर अच्छा ये लगता है कि लोग विकास की बातें भी करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जमीनी स्तर पर देखने को भी मिली हैं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में दिया और उसके बाद में उसको नीचे स्तर पर देखने को मिला, जैसा कि कुछ कार्य पिछली सरकारों में भी देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार जो सरकारों ने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो दिए हैं, उस आधार पर हमें समीक्षा करने के बाद ये देखना है कि हमें जो अपना वोट करना है वो कितना सार्थक है, किस कैंडिडेट के लिए, किस पार्टी के लिए। दूसरा, जैसा कि अभी विकास जी ने बताया था कि किसी को अपना मत देने से पहले या पार्टी को किसी कैंडिडेट को उतारने से पहले उसको उसका अनुभव देखना चाहिए, बैक का क्या अनुभव है। उसी आधार पर कुछ हम भी दो शब्द बोलना चाहते हैं। जिस प्रकार से अध्यापक आज की डेट में प्राइमरी हो, जूनियर हो या गवर्नमेंट हो, उनके लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक टेट नाम का एक देना होता है, एग्जाम देना होता है। लाइक दैट वो एक्सपीरियंस भी उसी एक अनुभव के तौर पर ही काम करेगा
कि इन लोगों का भी एक एग्जाम टाइप को सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इन लोगों में फर्क लाएं, विकास लाएं। जो भी चीजें अभी तक सही रूप में नहीं है उन पे हम लोग को, सरकारें भी अपना काम कर रही हैं, और मजबूत सरकार के लिए हमें प्रत्याशी को नहीं, सरकार को देख के वोट देना है। ये चीज भी सही है। अगर हम कोई सरकार लाना चाहते हैं कि सरकार देश के लिए अच्छी है, प्रदेश के लिए अच्छी है, या इसका मुख्यमंत्री काम अच्छा करता है, तो हमको पार्टी के लिए वोट करना है। प्रत्याशी तो बात सही है कि भाई एक अकेला प्रत्याशी हमारे काम नहीं कर सकता, काम सरकार ही करती है, और एक अकेले प्रत्याशी के जीतने से सिर्फ सरकार भी नहीं बनी। रेहान जी के पास वापस चलते हैं। रेहान जी, जी जी सर, आपके पास दोबारा आते हैं। आप अपने विचार रखिए। आपके मन में कोई दुविधा तो नहीं है किसी प्रकार की? आप ये जागरूक मतदाता हैं, आप मतदाता के लिए लोगों को जागृत भी कर रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी लगी एक युवा होने के नाते। तो अभी कोई दुविधा की स्थिति में तो नहीं है आप किसी प्रकार की? नहीं, दुविधा की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे सर कि जैसे अभी पर्ची वाली बात हो रही थी कि कुछ जगहों पे पर्ची नहीं पहुंची है। हाँ बिल्कुल। तो पर्ची अगर आपके पास आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो पर्ची ऑनलाइन निकल आती है। निकल आती है। उसके लिए कौन सा ऑनलाइन ऐप बता देंगे? ऐप बता कार्ड देंगे? नहीं, ऑनलाइन आप स्लिप डालेंगे, वोटर स्लिप, डाउनलोड वोटर स्लिप डाल देंगे गूगल पे, तो भी आ जाएगा। अपना वोटर कार्ड नंबर डालना पड़ेगा आपको, स्लिप निकल आएगी। और वोटर लिस्ट में फॉर्म, वो नाम ऐड करने के लिए फॉर्म 6 आपको भरना पड़ता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है दोनों, ठीक है। और वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए आपको फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। ओके, ठीक। और वोटर में नाम करेक्ट करने के लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। अच्छा, ये 3 तरह के फॉर्म आते हैं। करेक्शन के लिए फॉर्म 8, फॉर्म 6 नेम ऐड करने के लिए, फॉर्म 7 नेम कटवाने के लिए। आप रेहान जी, ऑनलाइन आप ये चीज हमको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा तो बड़ी एक अच्छी चीज हो जाएगी। मैं कम से कम आगे इसको फॉरवर्ड कर सकूंगा कि जिन लोगों के पास ऐसी ये जानकारी नहीं है। हालांकि इस समय सोशल मीडिया या FM रेडियोज वगैरह बहुत इस सब चीज को आगे प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी आप अगर व्हाट्सएप पे लिख के मुझे कल समय से कर दीजिएगा तो मैं इसको आगे अपने लोगों तक इसको आगे प्रेषित कर दूंगा। जी जी। और दूसरी बात, जैसे कि अभी विकास जी ने कहा कि आने वाले समय में शायद जो है ऑनलाइन वोटर, वो आधार से शायद ऑनलाइन वोट भी पड़ने लगे, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अभी तो खैर ऐसा पॉसिबल हमें नहीं लगता है, क्योंकि 35% ही लोग अभी नेट यूजर हैं इंडिया में। तो गांव के क्षेत्र में है या तमाम भी है अभी जो है नेट यूजर नहीं भी है। तो उस सिचुएशन में भी बड़े बड़े बूथ लगाना पड़ेंगे ऑनलाइन वोट के लिए। तो इसलिए जो है अभी तो खैर EVM सिस्टम ही चल रहा है यहाँ पे, तो EVM पे ही वोट देना है। और दूसरी चीज, इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखें कि वोट जब डालने जाएं तो आप कंफर्म कर ले कि आपके दिए हुआ वोट आपके प्रत्याशी को पड़ भी रहा है, क्योंकि तमाम बार बड़ा गलत हो जा रहा है इस चीज में कि जो है वोट डाल आप कहीं रहे हैं, EVM की किसी खराबी की वजह से कई ऐसे केसेस आए हैं। तो जब आपके दिए हुआ वोट आपके प्रत्याशी की पर्ची नीचे गिर जाए, आप एकदम जल्दबाजी में काम ना करें, बहुत ही सुकून से जाके अपना वोट देख ले कि आपका वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ा तो उनसे कहिए आप। कभी कदार ऐसा भी होता है कि मशीन वहां से ऑन नहीं हुई और आदमी गया, वो बटन दबा के चला आया, इस तरह की तमाम सी चीजें देखी जा चुकी हैं वोटिंग में। तो इस जब आप अपना वक्त जो है लगा रहे हैं। राजीव अग्रवाल जी, एक छोटा मेरा सवाल है इस पे। जी जी। मैं यहाँ पे विकास अग्रवाल जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, एक सवाल है जी कि जैसे पिछली बार जब 17 का चुनाव था तो बहुत सारे मुद्दे थे और उस पे मतदाताओं ने अपना मत कास्ट किया जी। जिन्होंने जो सोचा होगा उसके हिसाब से कुछ परिणाम भी आए होंगे, कुछ बचे रह गए होंगे। इस बार जब हम वोट डालने जा रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? जी, ये सभी चारों जनों से सवाल है ये प्रश्न। जी अभिषेक जी, आप आगे सामने आप बोलिए, क्या चीज, कौन सा मुद्दा? मेरे ख्याल से सर इस बार जो शिक्षा का क्षेत्र है ये ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि शिक्षा को लेकर के चाहे ये कोविड पेंडेमिक की वजह से लोगों को, छात्रों को परेशानियां रही हों,
या जो भी रहो, या बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, ये सारी चीजें ज्यादा कुछ इफेक्ट डालने वाली हैं। पहला जो रीजन होने वाला यही होने वाला है, ये पेंडेमिक की वजह से कुछ समस्याएं तो आई ही हैं छात्रों को, चाहे वो पढ़ाई का, छात्र कॉलेज स्कूल नहीं जा पाए, उनकी पढ़ाई जो है एजुकेशन है बाधित हुई है, या जो स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे, उनका भी डिले हुआ है, एग्जाम समय पर टाइम पर नहीं हो पाए हैं, वैकेंसी समय पर नहीं निकल पाई हैं। तो ये कुछ ना कुछ समस्याएं रही हैं। मेरे ख्याल से काफी बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार शिक्षा को लेकर के। इसमें काफी कुछ सरकार को सोचना भी चाहिए, जो भी सरकारें आती हैं या जो सरकार आएगी, इसके बारे में काम करना होगा, क्योंकि ये काफी पीछे रह गया है इस बार। इसके साथ ही ये भी थोड़ा ऐड करना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे लंबित मुद्दे थे, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था, पिछली बार वो सरकार ने उसको हल किया। एक समाज की जो आधी आबादी महिलाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा था, जैसे 3 तलाक जैसा मुद्दा था, उसको सरकार ने कहा कि हमने हल किया। जो महामारी आई, उस महामारी में तब से और अब तक घर घर लोगों को राशन देना, इतने बड़े आबादी का टीकाकरण करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना, ऐसे बहुत सारे काम है जो सरकार गिनाती है अपने स्तर पे। हम लोग क्या अपने लेवल पे महसूस करते हैं कि क्या ये जो योजनाएं वगैरह हुई हैं, क्या उसमें जाति का, धर्म का, इस तरह का कोई भेदभाव कहीं पे बरता गया है, या सरकार ने निष्पक्ष होकर पूरे जन के कल्याण के लिए काम किया है, और उन मुद्दों को जो कि बहुत समय से लंबित थे उसको समाधान करके एक अच्छे समाज की स्थापना की तरफ सरकार बढ़ पाई है। और विपक्ष जो अपनी बातें कह रहा है, जो आरोप लगाता है, क्योंकि आप भी ध्यान दे रहे होंगे, पहली बार संभवतः इस चुनाव में भ्रष्टाचार और घोटाले, इसका बहुत जिक्र नहीं आ रहा है। जी, है ना? तो क्या इसका मतलब है कि कुछ परिवर्तन हुए हैं और सकारात्मक हैं, और फिर भी जो एक विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करता है वो केवल एक नैरेटिव है, या उसमें कुछ वास्तविकता है? निसंदेह सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जो आपने ये विकास की योजनाएं बताई हैं, चाहे वो हमारे लोगों को इस पेंडेमिक में राशन पहुंचाना हो, या जो हमारे मुद्दे बहुत समय से लंबित पड़े हैं, सरकार ने निष्पक्ष भाव से इस पर कार्य किया है और इस पर डिसीजन भी लिया है। सभी को उसका लाभ पहुंचे, इसके लिए उसने सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि देश की अधिकतम आबादी को इन योजनाओं का फायदा भी हुआ है, वो चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो। तो इस पर सरकार ने काम आगे बढ़कर काम किया है, निसंदेह। विकास जी का तो बहुत लंबा अनुभव होगा इन सब क्षेत्रों में, तो क्या अनुभव आपका आया है ग्राउंड लेवल पे? लोगों से बातचीत होती होगी, क्या इसका अनुभव आ रहा है? ऐसा अगर इसको थोड़ा सा देखें तो शुरुआत कोविड से करते हैं। अगर कोविड के मैनेजमेंट की बात करें तो जो सेकंड वेव थी, या क्या कहा जाए, दूसरी, वो शुरू के दिनों में, चाहे वो उसके कारण चुनाव रहे या कुछ भी रहे, यूपी में फर्स्ट 8 से 10 रोज जो थी, सरकार को एक्शन में आने में समय लगा, लेकिन उसके बाद चीजें संभली। और लेकिन अगर उस बुरे से बुरे पीरियड को भी हम देखें, जब ये हुआ कि वो फॉरेन मीडिया उसको चिता दिखा रहा था, और यूपी में काबा में बहती हुई लाशें का पूरा गाना बना दिया वो मैडम जी ने। बहुत सारे इश्यूज को अगर हम देखें, तो अगर उसको आप अगर विदेशों से कंपैरिजन करें, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनमें चिकित्सीय सुविधाएं हमसे 1000 गुना बेहतर हैं, पर कैपिटा चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हमसे 1000 गुना है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पॉपुलेशन के रेशियो में तो डेथ रेट हमारा बहुत कम है। अगर हम यूएसए, स्पेन और इनको देख लें, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हम इस बात का भी डिस्काउंट देंगे कि 100% रिपोर्टिंग नहीं हुई, जो फिगर हैं वो 100% नहीं हुई, हम उसमें 5-10% अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम 5-10% की बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर मेरे यहाँ कोई मरा होगा तो मैं तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर
50-60% लोगों को अगर नहीं रिपोर्ट किया गया होता तो वो शांत बैठते। मैं ये मान सकता हूँ कि मीडिया में जो फिगर्स आ रही हैं या जो कह रहे हैं कि डेथ रजिस्टर में कुछ और फिगर है या सरकार की फिगर और है, थोड़ा बहुत वेरिएशन 5-10% का हम मान सकते हैं। इवन देन उसको भी हम जोड़ लें तो जो भी मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था। लेबर्स के माइग्रेशन में थोड़ा बेटर मैनेजमेंट हो सकता था, जितना हुआ उससे बेहतर हो सकता था। हम यही कह सकते हैं कि सरकार शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी मुझसे लोग कहते हैं कि एक तालाब है, उसमें लोगों को डूबने से बचाने के लिए आपके 3 गोताखोर रखे गए हैं, अगर उसमें एकदम से 50 लोग डूबने लगे तो 3 गोताखोर क्या करेंगे? वही हालत कुछ ऐसी